तो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मूवी हमें डीसी यूनिवर्स में मिलने वाली है, जो सेम नाम की एक कॉमिक बुक पर बेस्ड है। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक की फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कत्ल से। हम रूबरू होते हैं क्रेम नाम के एक बंदे से जो येलो हिल्स का रहने वाला था। क्रेम ने एक आदमी के सीने में तलवार उतारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पिछली रात क्रेम ने इसी आदमी से रहने की जगह और खाना मांगा था, लेकिन अगले दिन क्रेम और इस आदमी के बीच में नए राजा को लेकर बहस हुई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्रेम ने अपनी तलवार उसके सीने में उतार दी। लेकिन एक अजीब चीज हुई, क्रेम ने अपनी तलवार उस मरे हुए आदमी के सीने में ही छोड़ दी। वो कोई आम तलवार नहीं थी, वो एक खूबसूरत नक्काशी की हुई तलवार थी जो शायद हजारों चांदी के सिक्कों के बराबर थी। उस मरे हुए आदमी के 7 बच्चे थे, जिनमें 6 लड़के थे और एक सबसे छोटी लड़की थी जिसका नाम था रुथी। रुथी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर क्रेम ने उसके पिता को क्यों मारा और उसने अपनी तलवार वहीं क्यों छोड़ दी। रुथी के भाई रोज ही प्लान बनाते थे कि कैसे वो अपने पिता का बदला लेंगे, लेकिन रुथी को उनकी बातें सिर्फ कोरी बकवास लगती थी। रुथी जानती थी कि आखिर में उसे ही कुछ करना पड़ेगा। रुथी को इस बात का अंदाजा था कि क्रेम जरूर राजा का दूत था और उसके पिता राजा के विरोधी थे, शायद इसीलिए क्रेम ने उन्हें मार दिया। आज की रात रुथी जरूरत का सामान लेके चुपके से घर से निकलने वाली थी, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि रुथी की माँ थी, जो उससे कहती हैं कि बेटी, इस चांदनी सी नहाई सियाह रात में आखिर तुम कहां जा रही हो। रुथी कहती है, माँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी जग रही होंगी। उम्मीद करती हूं कि पिताजी के जाने के बाद आपको बुरे सपने नहीं आते होंगे। रुथी की माँ कहती है कि बेटी, इस दुनिया में जहां खून खराबा एक आम बात है, वहां तुम्हारा यह सफर एक नामुमकिन सी चीज साबित होगा। इसीलिए अपनी यह हसरत छोड़ दो और आने वाले भविष्य अच्छा हो, इसकी ख्वाहिश रखो। अपनी माँ की यह बात सुनकर रुथी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, माँ, मैं क्या ख्वाहिश करूं कि पिताजी अपनी कब्र से उठकर दोबारा जिंदा हो जाएं और फिर से मुझे अपने कंधों पर उठा लें। नहीं माँ, ऐसे झूठे ख्वाब देखने की ना मेरी कोई ख्वाहिश है, ना मुझ में अब इतनी हिम्मत है। रुथी आगे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और यहां से शुरू होता है उसका एक हैरत अंगेज सफर। सीन शिफ्ट होता है एक बार के सीन में, जहां रुथी की मुलाकात होती है बाउंटी नाम के एक शख्स से, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर या एक मर्सेनरी था। रुथी उसे कहती है कि क्रेम को मारने के लिए उसे बाउंटी की मदद चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है शहर में बाउंटी से अच्छा मर्सेनरी कोई और नहीं है। रुथी उसे यह भी कहती है कि बदले में बाउंटी को क्रेम की वो बेशकीमती तलवार मिलेगी। वो चाहती है कि क्रेम जल्दी से जल्दी मारा जाए, क्योंकि हर गुजरता हुआ पल रुथी को अपने सीने में एक खंजर की तरह महसूस हो रहा है। बाउंटी वो तलवार ले लेता है और कहता है, ठीक है, मैं क्रेम को मारूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। मैं इस तलवार को रख लेता हूं और तुम अपने घर वापस जाओ, और मैं तुम्हें जमान देता हूं कि मैं क्रेम को जरूर मारूंगा। रुथी गुस्से में कहती है कि नहीं, वो भी बाउंटी के साथ चलेगी। बाउंटी इसके लिए राजी नहीं होता है। रुथी उससे तलवार वापस मांगती है। बाउंटी जोर से हंसता है और रुथी को एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर वहां से जाने लगता है कि तभी दरवाजे के पास वाली टेबल पर बैठी एक लड़की बाउंटी की क्रेम वाली तलवार पकड़ लेती है। बाउंटी उस लड़की से कहता है कि अपने हाथ हटाओ, वरना तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुपरगर्ल है, जो शराब के नशे में है। सुपरगर्ल कहती है कि वो भी बाउंटी से लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आज उसका 21वां बर्थडे है और वो शराब पीकर अपने बर्थडे को मनाना चाहती है। वो सिर्फ बाउंटी से तलवार छीनकर उस छोटी लड़की को वापस करना चाहती है। बाउंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो अपनी दूसरी तलवार निकालता है। लड़की, अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो उसे याद कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचाने वाला हूं। सुपरगर्ल शराब की बोतल बाउंटी के मुंह पर मार देती है, लेकिन कुछ कांच के टुकड़े सुपरगर्ल के हाथ को भी जख्मी कर देते हैं। इस प्लेनेट पर रेड सन है, इसलिए सुपरगर्ल अपनी सुपर पावर्स को खो चुकी है। स्टोरी पर वापस आते हैं तो बाउंटी सुपरगर्ल पर हमला करता है, लेकिन सुपरगर्ल उसे उठाकर टेबल पर पटक देती है और दोनों तलवार छीन लेती है। अगली सुबह सुपरगर्ल की आंख खुलती है। वो अभी भी हैंगओवर में है। रुथी उसी के पास बैठी होती है।
वो सुपरगर्ल से कहती है कि मैं आपकी बहादुरी की गवाह हूं और मैंने आपको बहादुरी से उस बाउंटी से लड़ते हुए देखा। मैं आपको हायर करना चाहती हूं क्रेम को मारने के लिए, जो मेरे पिता का हत्यारा है। सुपरगर्ल इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वो नदी के किनारे जाकर क्रिप्टो के साथ नाव पर बैठ जाती है। रुथी भी उसके पीछे जाकर सुपरगर्ल को राजी करने की कोशिश कर रही है। रुथी सुपरगर्ल को अपनी तलवार दिखाती है और कहती है कि ये बेशकीमती तलवार है, इसको बेचकर आप बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं। लेकिन सुपरगर्ल फिर से उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है और कहती है ये तलवार खूबसूरत है, लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ मुझे तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वहाँ मेरा एक और उसूल है कि मैं किसी को जान से नहीं मारती। मुझे माफ़ करना, मुझे अब अपने घर वापस जाना है। ये बोलकर सुपरगर्ल नाव को आगे बढ़ाती है। रुथी किनारे पर खड़ी सुपरगर्ल को जाते हुए देखती है। रुथी सुपरगर्ल को जाने दे सकती थी, वो खुद भी पीछे पलटकर अपने घर जा सकती थी, और सुपरगर्ल से उसकी मुलाकात बस एक याद बन के रह जाती, जो रेत में लिखे हुए नाम की तरह। एक दिन रुथी का इरादा कुछ और ही था। रुथी उस नदी में छलांग लगाकर सुपरगर्ल का पीछा करती है। वो नदी आदमखोर मछलियों से भरी थी और क्रेम की तलवार का वजन उसे नीचे खींच रहा था, लेकिन अपने पिता की मौत का बदला लेने की उसकी ख्वाहिश उसे ताकत दे रही थी। रुथी तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचती है। थोड़ा आगे चलने पर रुथी को सुपरगर्ल की स्पेसशिप दिखती है। सुपरगर्ल अपनी शिप को ऑटो पायलट पर सेट कर रही होती है, लेकिन तभी वो जैसे ही पलटकर देखती है उसे रुथी दिखाई देती है, जो सुपरगर्ल की शिप को बिल्कुल इस तरीके से देख रही होती है जैसे कोई छोटा बच्चा किसी नए अनोखे खिलौने को देखता है। सुपरगर्ल रुथी से कहती है आपको यहां नहीं आना चाहिए था, आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन इंतकाम लेना हमेशा किसी चीज का हल नहीं होता। मैं अपने घर वापस जा रही हूं और मैंने अपनी शिप को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया है। तुम इस मशीन को देखकर चौंक गई हो, लेकिन डरो नहीं, ये एक घोड़े की तरह है। जैसे घोड़ा चलने से पहले लात मारता है, उसी तरह ये शिप भी लात मारती है, इसीलिए तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे। उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी दूर से एक तीर आकर सुपरगर्ल के सीने पर लगता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ती है और उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है। वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि क्रेम ने चलाया था, जो बाउंटी के साथ था। क्रेम रुथी की तरफ देखकर कहता है अच्छा तुम ही हो वो जो मुझे मारने के लिए किराए का हथियार ढूंढ रही हो। इस अजनबी लड़की को मारने के बाद मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारे पिता का किया था। क्रेम दूसरा तीर उठाता है, लेकिन क्रिप्टो बीच में आकर क्रेम की तरफ लपकता है। पृथ्वी पर तो क्रिप्टो एक सुपर नेचुरल डॉग है, लेकिन इस प्लेनेट के रेड सन के सामने वो एक मामूली सा डॉग है। क्रेम का दूसरा तीर क्रिप्टो के गले पर आकर लगता है और वो वहीं गिर पड़ता है। सुपरगर्ल ये देख के जोर से चीखती है, लेकिन इस चीख में दर्द से ज्यादा भरा था गुस्सा, जिससे सुपरगर्ल की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, जैसे जहन्नुम के शोले दहक रहे हों। वो क्रेम और बाउंटी की तरफ बढ़ती है और चीख कर कहती है तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं सुपरगर्ल। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी तलवारें और तुम्हारे ये तीर मुझे रोक पाएंगे? बाउंटी उस पर तलवार से हमला करता है, लेकिन सुपरगर्ल उस तलवार को छीनकर बाउंटी को ही मार देती है। क्रेम डर कर स्पेसशिप की तरफ भागता है। रुथी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। क्रेम को नहीं पता था कि वो शिप ऑटो पायलट पर था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शिप का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो शिप क्रेम को लेकर आसमान की गहराइयों में गुम हो जाता है। इस हादसे को हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं। हम देखते हैं रुथी और सुपरगर्ल एक स्पेस बस में सवार होकर कहीं जा रहे हैं। इस स्पेस बस में उनके अलावा और भी कई सारे एलियंस सवार हैं। स्पेस बस एक एस्ट्रॉयड स्टेशन पर रुकती है। वो दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक एलियन आकर सुपरगर्ल के सर पर बंदूक तान कर कहता है क्या तुम ही सुपरमैन की कजन सुपरगर्ल हो? सुपरगर्ल उसकी तरफ देखकर कहती है क्या तुम्हें मेरी ड्रेस पर लिखा हुआ एस नहीं दिखता? हाँ मैं ही सुपरगर्ल हूं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो एलियन बताता है कि सुपरमैन ने उसके 2 भाइयों को फैंथम जोन में कैद कर दिया था और तभी से उस एलियन ने यह कसम खाई थी कि सुपरमैन और उसकी पूरी नस्ल को वो खत्म कर देगा। सुपरगर्ल उस एलियन को उठाकर जमीन पर पटक देती है। वो रुथी से कहती है कि चलो स्पेस बस के निकलने का टाइम हो गया है, हमें स्पेस बस को मिस नहीं करना है। ये सफर कई हफ्तों तक जारी रहता है, लेकिन रुथी और सुपरगर्ल के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होती है, जैसे एक ही कश्ती में सवार 2 अजनबी। स्पेसशिप थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी उसका पायलट सुपरगर्ल को कॉकपिट में बुलाता है। सुपरगर्ल उससे मिलने कॉकपिट में जाती है
तो पायलट सामने की तरफ इशारा करता है। शिप के सामने स्पेस में एक ड्रैगन होता है। पायलट बताता है कि ये एक कारपेन ड्रैगन है जो अक्सर ईस्ट गैलेक्सीज में ही पाया जाता है, लेकिन पता नहीं वो यूनिवर्स के इस सेक्टर में क्या कर रहा है। पायलट ये भी बताता है ये ड्रैगन यूनिवर्स की मजबूत से मजबूत मेटल को भी चबाकर पचा सकता है, इसीलिए सुपरगर्ल को इसे रोकना होगा क्योंकि सबकी जान को खतरा है। और सुपरगर्ल इस स्पेस बस में सबसे पावरफुल क्रिएचर है तो वही इसे रोक सकती है। सुपरगर्ल कहती है कि पिछले प्लेनेट के रेड सन में रहने की वजह से वो पूरी तरह से चार्ज नहीं हुई है और अभी वो फिलहाल उड़ भी नहीं सकती। तभी उस स्पेस बस में मौजूद एक एलियन कहता है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो शायद सुपरगर्ल की मदद कर सकती है। वो एलियन दरअसल एक इंटरगैलेक्टिक ड्रग डीलर होता है। वो अपने बैग से एक रेड क्रिप्टोनाइट निकालकर सुपरगर्ल को दे देता है। रुथी सुपरगर्ल से पूछती है क्या ये सेफ है, तो सुपरगर्ल बताती है रेड क्रिप्टोनाइट से क्रिप्टोनियंस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और चारा नहीं है। सुपरगर्ल उस रेड क्रिप्टोनाइट को खा लेती है। उसकी बॉडी से फ्लेम्स निकलने लगती हैं। उसके अपने आप फ्लेम वाले विंग्स निकल आते हैं जैसे वो कोई फीनिक्स हो। सुपरगर्ल उस ड्रैगन को हराकर स्पेस बस को बचा लेती है। रुथी जंगल में हुए उस हादसे को याद करती है जब वो सुपरगर्ल और क्रिप्टो क्रेम से टकराए थे। वो याद करती है कि कैसे क्रेम के भागने के बाद सुपरगर्ल, जो खुद भी बहुत घायल थी, उसने कैसे एक कंधे पर रुथी को उठाया था और दूसरे कंधे पे अपने डॉग क्रिप्टो को उठाया था और उन्हें घायल अवस्था में वो एक क्लैन में लेके गई थी जहाँ पे वैद्य रहते थे। रुथी को यह भी याद आता है कि कैसे क्रेम के जो तीर थे वो दरअसल एक जहर में डूबे हुए थे। वो जहर इंसानों पे तो ज़्यादा असर नहीं करता था, लेकिन एनिमल्स पे उसका बहुत बुरा असर होता था क्योंकि क्रेम ने बहुत ही मिस्टीरियस जड़ी बूटियों को मिला के वो जहर बनाया था, इसलिए उसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका और क्रिप्टो मर गया। रुथी को याद आता है कि कैसे क्रिप्टो की मौत के बाद सुपरगर्ल की आंखों में आंसू भरे हुए थे। रुथी ये भी याद करती है कि अपने पिता की मौत के गम में वो इतना ज़्यादा डूब गई थी कि उसने कभी सुपरगर्ल के बारे में नहीं सोचा कि आखिर उसका पास्ट क्या था। सुपरगर्ल ने सिर्फ अपने फादर ही नहीं, अपनी मदर को भी खोया और यहाँ तक कि अपने पूरे ग्रह को खो दिया। और क्रिप्टो जो एक डोर की तरह था, जो उसे पुरानी यादों से जोड़ के रखता था, आज वो डोर भी टूट गई। रुथी को याद आता है कि कैसे क्रिप्टो की मौत के बाद सुपरगर्ल आसमान के अनंत सितारों को बहुत देर तक घूरती रही थी। फिर तभी उसने पलट कर रुथी से कहा था, क्या तुम अब भी क्रेम को मारना चाहती हो और अपने पिता की मौत का बदला लेनी चाहती हो? तो रुथी को याद आता है कि कैसे उसने हामी भरी थी और सुपरगर्ल और रुथी का यह सफर शुरू हुआ था। तो गाइस, क्या सुपरगर्ल और रुथी क्रेम को ढूंढ पाएंगे और क्या रुथी अपने फादर की मौत का बदला ले पाएगी और सुपरगर्ल क्रिप्टो की मौत का बदला ले पाएगी? ये सब हम लोग देखेंगे इस कॉमिक एक्सप्लेनेशन के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।